भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आप कह सकते हैं धड़कन है। पर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना खास, इतना अलग बनाता है? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इसके राज जानते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है 359। अब ये सिर्फ कोई गिनती नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो क्या है ये 359? क्या मतलब है इसका? ये है हमारे मूल संविधान में मौजूद आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों की संख्या 395। जरा सोचिए तो, ये नंबर अपने आप में बताता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत जैसे इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश के लिए कितना कितना डीप और डिटेल रोड मैप तैयार किया था। तो आज की हमारी बातचीत मोटे तौर पर 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले देखेंगे कि एक अनूठा दस्तावेज क्यों है, फिर सरकार की बनावट कैसी है उसे समझेंगे, इसके बाद एक नागरिक और संविधान के बीच क्या रिश्ता है इस पर नजर डालेंगे, और आखिर में उन आइडियाज की बात करेंगे जिन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अनूठा दस्तावेज। आखिर क्या बात है जो इस संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक तरह का महान ग्रंथ बना देती है? सबसे पहली चीज जो किसी को भी हैरान कर देती है वो है इसका साइज। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसे जानबूझकर इतना बड़ा बनाया गया था ताकि भारत की हर आवाज, हर कल्चर, हर छोटी बड़ी जरूरत को इसमें अपनी जगह मिल सके। चलिए अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, शासन की संरचना। ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि हमारा संविधान पावर को कैसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज और बैलेंस करता है। तो इसकी बुनियाद में है एक फेडरल सिस्टम, मतलब एक संघीय ढांचा। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है, हमारे सिस्टम में केंद्र को थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि पूरा देश एक साथ मजबूती से बंधा रहे, और इसीलिए इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ भी कहते हैं। फिर इसका दूसरा मजबूत पिलर है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। ये हमने ब्रिटिश मॉडल से ली है, और इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जो सरकार देश चला रही है, मतलब प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट, वो सीधे सीधे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। अगर संसद का भरोसा खो दिया तो सरकार को जाना होगा, मतलब आखिरी ताकत जनता के चुने हुए लोगों के हाथ में है। और हाँ, इस पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, एक आजाद जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इसका काम बस ये देखना है कि कानून सबसे ऊपर है और कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या खुद सरकार ही क्यों ना हो। ये पावर पर एक बहुत ही जरूरी चेक और बैलेंस है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा हुआ है, नागरिक और संविधान। आखिर ये महान दस्तावेज एक आम इंसान को क्या ताकत देता है, क्या अधिकार देता है? देखिए, इस संविधान का दिल है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये वो पक्की गारंटियां हैं जो हर नागरिक को मिली हैं, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आजादी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी। और इन सब में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अच्छा, अधिकारों के अलावा संविधान सरकारों को एक रास्ता भी दिखाता है। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब आप इन्हें लेकर कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। ये उन्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि असल मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जो सबके लिए बराबर हो और जहां सबका कल्याण हो। अब एक सवाल मन में आता है, किसी भी डेमोक्रेसी की, किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या है वो चीज? जरा सोचिए। जवाब इस छोटे से नंबर में छिपा है। ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर का हो, वोट दे सकता है। ये सिर्फ एक हक नहीं है, ये पावर का असली ट्रांसफर है। यही वो पल है जब ताकत किसी राजा के हाथ से निकलकर आम जनता के हाथ में आ जाती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, भारत की आत्मा। वो कौन से फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से विचार हैं जो इस संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि एक जिंदा फलसफा बनाते हैं? इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी आइडिया है सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि स्टेट यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। उसकी नजर में कोई भी मजहब बड़ा या छोटा नहीं है। सरकार हर धर्म का बराबर सम्मान करेगी, सबको बराबर सुरक्षा देगी। यही तो वो धागा है जो भारत की इतनी सारी विविधताओं को एक साथ बांधकर रखता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। कोई चाहे बंगाल से हो या गुजरात से, पंजाब से हो या तमिलनाडु से, उसकी पहली और आखिरी पहचान बस एक है, भारतीय नागरिक। ये आइडिया हमें हमारी छोटी छोटी क्षेत्रीय पहचानों से ऊपर उठाकर एक राष्ट्र होने का, एक होने का एहसास दिलाता है। और यहीं पर इस संविधान की असली खूबसूरती सामने आती है, और वो है इसका बैलेंस। ये ना तो पत्थर की लकीर की तरह इतना सख्त है कि बदला ही ना जा सके, और ना ही इतना लचीला कि कोई भी जब चाहे इसे बदल दे। छोटे मोटे जरूरी बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक स्पेशल, बहुत मुश्किल मेजॉरिटी चाहिए। यही वो बैलेंस है जो इसे समय के साथ जिंदा और काम का बनाए रखता है।
तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? इसका इतना बड़ा साइज, सरकार का इतना बैलेंस स्ट्रक्चर, नागरिकों को दी गई ताकत और सिक्योरिज्म जैसे महान सिद्धांत, ये सब चीजें जब मिलती हैं तो एक ऐसा मजबूत और लचीला डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट तैयार होता है जो इतने दशकों के बाद भी हमारा रास्ता रोशन कर रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक किताब है जो अलमारी में रखी है, या ये एक जिंदा विचार है, एक ऐसा आइडिया जिसे हर रोज हर पीढ़ी को अपनी सोच से, अपने कामों से जिंदा रखना पड़ता है?